आज इस लेसन की सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने जाएंगे और टॉपिक का नाम है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। क्वालिटेटिव ऑफ सॉल्यूशन। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन के बारे में एक बार हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एक बार फिर से मैं बता देता हूं। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज किसी सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टी होती है जो सॉल्यूशन में प्रेजेंट नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है। मींस द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन which depends upon the number of solute particles present in solution। ध्यान से समझेंगे आप लोग। ये क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी जो होता है सॉल्यूट के क्वालिटी पे डिपेंड नहीं होता है, पूरी तरीके से ये इस बात पे डिपेंड होता है कि सॉल्यूट का कितना मोल्स सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। बात सुनना आप लोग की। दूसरी बात आप लोग समझ जाएंगे कि क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी का यूज क्या होता है। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन is used to determine the molar mass of solute present in solution। सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट प्रेजेंट होगा उस सॉल्यूट पार्टिकल का मोलर मास के डिटर्मिनेशन के लिए इस प्रॉपर्टी की यूज की जाती है विशेष तौर पे। बात सुन लगा आप लोग के। 4 टाइप्स की क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं जिसके बारे में हम लोग को स्टडी भी करना है इस लेसन में। तो आप लोग ये भी नोट कर सकते हैं, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज। There are 4 types of qualitative properties। बात समझना क्या कौन कौन सी है। फर्स्ट हो जाएगा आपका रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर जो कि राउल्ट्स लॉ का ही एक कंडीशन होता है जो कि हम लोग पढ़े हैं राउल्ट्स लॉ में। जब एक कंपोनेंट हमारा क्या हो जाता है नॉन वोलेटाइल हो जाता है। वहां पे हम लोग रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का डिस्कस किए हुए हैं, एक बार फिर यहां पर भी हम डिस्कस करेंगे। सेकेंड हो जाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर और रिवर्स ऑस्मोसिस, इन 3 टर्म्स पे यहां पे डिस्कस किया जाएगा और ये भी बताया जाएगा कि ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज होता है। थर्ड हो जाएगा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट्स। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट्स। और चौथा हो जाएगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट्स। ये 4 तरीके की क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज हैं और ये चारों तरीके की क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज आपके बोर्ड एग्जामिनेशन और कंपटीशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसको कंसंट्रेशन टर्म से कोरिलेट करा करके इस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस तैयार किए जाते हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में भी आते हैं और कंपटीशन एग्जाम में भी आते हैं। इस लेक्चर में हम लोग 2 तरीके की क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज पे डिस्कस करने का प्रयास करेंगे।
आप सभी लोगों से उम्मीद है कि आप सभी लास्ट तक चैनल पे बने रहेंगे, पूरे वीडियोस को ध्यान से देखेंगे। इतनी बात समझ में आ गई आप लोग, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका और फिर हम लोग आगे इस पे डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट हेडिंग लिख लेते हैं क्या, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होता क्या है, वेपर प्रेशर के बारे में तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया राउल्ट्स लॉ में ही। अब रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर के लिए हम लोग कंसीडर करेंगे कि एक सोल्यूशन प्रिपेयर कर रहे हैं और उस सोल्यूशन में ए और बी दो कंपोनेंट्स लिया गया, जिसमें कंपोनेंट्स बी जो है वो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है और कंपोनेंट ए क्या है, ये वोलेटाइल सॉल्वेंट है। ये वोलेटाइल सॉल्वेंट है और ये नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है। अब राउल्ट्स लॉ को डाल्टन लॉ पार्शियल प्रेशर से जब कोरिलेट कराया गया था तो वहां पे आया था आपका क्या, PS इक्वल टू P नॉट A जीटा ए प्लस P नॉट B जीटा B। इस तरीके का टर्म देखने को मिला था आप लोगों को। राउल्ट्स लॉ दोनों कंपोनेंट्स पे अप्लाई किया गया था तो, और उसके ऊपर डाल्टन्स लॉ लगाया गया था। अब यहां पे हम समझेंगे ये जब कंपोनेंट बी नॉन वोलेटाइल है तो नॉन वोलेटाइल होने का सेंस है उसका इवापोरेशन होगा नहीं, और जब उसका इवापोरेशन नहीं होगा तो उसका वेपर फेज नहीं बनेगा, और वेपर फेज नहीं बनेगा तो ये जो प्योर फॉर्म में उसका वेपर प्रेशर होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मींस इफ कंपोनेंट बी इज नॉन volatile, this implies that P नॉट B इक्वल टू जीरो। और जब कंपोनेंट B का वेपर प्रेशर जीरो हो जाएगा प्योर फॉर्म में तो रिजल्ट क्या मिलेगा आपको, PS इक्वल टू P नॉट A जीटा A। सिर्फ इतना ही बच जाएगा, ये कंपोनेंट तो हमारा जीरो हो गया। बात समझ में आ गया आप लोगों के। अब इसको क्या करेंगे, हम थोड़ा सा मोल फ्रैक्शन का टर्म यहाँ पे यूज करेंगे। आपको पता है, क्या पता है, वी नो दैट जीटा ए प्लस जीटा बी इक्वल टू 1। अगर कोई बाइनरी सोल्यूशन है तो उसके दोनों कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शन को निकाल करके सम किया जाए तो जो रिजल्ट आएगा वो क्या आता है, 1 आता है, जैसा कि हम लोगों ने मोल फ्रैक्शन पे डिस्कस कर लिया था। तो यहां से हम जीटा ए की वैल्यू, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, और यहां से जीटा ए की वैल्यू हो जाएगा 1 माइनस जीटा बी। इतना क्लियर हो गया। अब ये वैल्यू जीटा ए की उठा करके यहां पे हम पुट कर देंगे, तो पुट करेंगे तो मिलेगा क्या, PS इक्वल टू P नॉट A 1 माइनस जीटा B। और थोड़ा सा इसको रीअरेंज कर लेंगे हम लोग, ये हो जाएगा PS इक्वल टू P नॉट A माइनस P नॉट A जीटा ए। थोड़ा और इसको सॉल्व करते हैं तो यहां से सीधा हमको जीटा ए की वैल्यू, इस पी ए को इधर भेज देंगे, फिर माइनस को ट्रांसफर कर देंगे तो ये हो जाएगा P नॉट ए माइनस PS अपॉन P नॉट ए। बात यही पे हम लोग समझेंगे, मेन पॉइंट क्या है। थोड़ा सा और ध्यान देंगे आप लोग, यहाँ पे जीटा बी हो गया है, ये मिस्टेक हो रहा था। अब इसमें ध्यान ये देना है कि जो जीटा बी है ये आपके नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन है। ये क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन है, और अगर ये मिल गया तो आप दूसरे कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन भी फाइंड कर सकते हैं प्रोसेस यूज करके। 1 माइनस जीटा भी कर देंगे तो जीटा ए की वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर ना। यहां से हम कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शन फाइंड कर ले रहे हैं। P नॉट ए क्या है, प्योर फॉर्म में सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होता है
प्योर फॉर्म में सॉल्वेंट जब अकेले रहता उस टाइम में जो उसका वेपर प्रेशर होता वो होता आपका P नॉट ए, और जो PS है ये क्या है, सोल्यूशन फॉर्म में वेपर प्रेशर है, सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर हो रहा है। अब हम अगर बात करें यहाँ पे P नॉट ए माइनस PS, P नॉट ए माइनस PS को हम क्या बोलेंगे, तो P नॉट ए माइनस PS को बोला जाता है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्या बोलते हैं, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इसको हम बोलते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये चीज ध्यान देंगे आप लोग, रिलेटिव लोअरिंग नहीं, उसको सिर्फ हम क्या बोलेंगे, लोअरिंग, यानी प्योर कंपोनेंट और सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर में कितना का डिफरेंस आ रहा है। और वही अगर बात करें P नॉट ए माइनस PS अपान P नॉट ए, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इसको इतने पार्ट्स को हम लोग बोलते हैं क्या, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। आपसे कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर और रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर दोनों में से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कौन है। तो आप कभी भी लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं बताएंगे। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन होता है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होता है। बात समझ में आ गया आप लोग के। अब हम बात करेंगे कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कैसे है। इस बात पे अगर हमें डिस्कस करना होगा तो ध्यान से समझेंगे आप लोग। अभी यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है P नॉट ए माइनस PS अपान P नॉट ए इक्वल टू जीटा B, कंपोनेंट B का मोल फ्रैक्शन। और अब हम आपको बता दें कंपोनेंट B का मोल फ्रैक्शन मींस सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन ना। तो अगर मान लीजिए जो सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन में कंपोनेंट A का मोल फ्रैक्शन आप सपोज करिए Na है, क्या है, कंपोनेंट A का मोल फ्रैक्शन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट A इज Na एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट B इज Nb। बात समझ आ रहा है। तो यहाँ पे जीटा B की जगह पे आप क्या रख सकते हैं, P नॉट ए माइनस PS अपान P नॉट ए इक्वल टू, अब जीटा B मींस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट B Nb अपान Na प्लस Nb। इतनी बात आप लोग के समझ में आएगी नहीं है, ये क्लियर हो गया। अब आपको हम बता दें कि सॉल्यूट बहुत ही कम अमाउंट में मिलाया गया है। सॉल्यूट का जो अमाउंट है बहुत ही क्या है, कम है, सॉल्वेंट के कंपैरिजन में लगभग निग्लिजिबल है उसका नंबर ऑफ मोल्स। तो यहां से हम अगर कंसीडर करें इफ, ये आपका एक फार्मूला हो गया, और यहां से अगर हम कंसीडर करें इफ Nb is very less than Na, this implies that Na plus Nb equal to Na plus Nb equal to Na। यहाँ पे जब उसकी वैल्यू बहुत कम होगा तो उसमें थोड़ा सा हम ऐड भी कर देंगे तो उसके रिजल्ट में कोई चेंजिंग नहीं आनी चाहिए। इतनी बात क्लियर हो गई। इसको फटाफट कॉपी करते रहिए आप लोग। अब क्या हो जाएगा, अगर हम ये वैल्यू यहाँ पे पुट करें Na प्लस Nb की वैल्यू Na, ये चीज आप ध्यान से समझिएगा। ऐसा नहीं कि एडिशन में कुछ मिस्टेक हो गया, नहीं, बात यह है कि जैसे मान लीजिए एक समुद्र में आप 1 लोटा जल ले जाकर के डाल दीजिए, ग्लास जल डाल दीजिए, तो उससे समुद्र के वाटर के लेवल में कोई चेंजिंग नहीं मिलता है। वही बात यहाँ पे कही जा रही है कि Na की वैल्यू Nb से बहुत ही क्या हो, जब ज्यादा हो तब इस तरीके के कंडीशन अप्लाई करेंगे, और नहीं तो फिर हम यहीं से न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तो अगर हम रख रहे हैं वो वैल्यू तो वो हो जाएगा हमारा P नॉट ए माइनस PS अपान P नॉट ए इक्वल टू हो जाएगा Nb अपान Na। अब Nb क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, और Na क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट है। इतनी बात तो आप लोगों को क्लियर होगी, पहले ही बताया था मैंने। तो अब आपको पता होगा नंबर ऑफ मोल्स N इक्वल टू क्या होता है, W/M, यानी मास अपान मोलर मास। वो वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे और ध्यान देंगे सॉल्यूट का मास और मोलर मास दोनों को स्मॉल w और स्मॉल m से रिप्रेजेंट करेंगे, और सॉल्वेंट का मास जो होगा वो कैपिटल W और सॉल्वेंट का मोलर मास जो होगा उसको कैपिटल M से डिनोट करेंगे। इतनी बात आप लोग ध्यान से समझेंगे। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, P नॉट ए माइनस
PS अपॉन P नॉट A इक्वल टू स्मॉल w स्मॉल m अपॉन कैपिटल W कैपिटल M। थोड़ा सा रीअरेंज कर लेंगे तो P नॉट A माइनस PS अपॉन P नॉट A इक्वल टू वैल्यू क्या हो जाएगा, स्मॉल w कैपिटल M अपॉन कैपिटल W स्मॉल है। ये बात समझ में आ गई। अब क्या करना है, सॉल्यूशन में प्योर फॉर्म कंपोनेंट ए यानी सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर भी एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया जाएगा। सॉल्यूशन का जो होगा वो भी हम लोग एक्सपेरिमेंटली ही डिटरमिनेशन कर लेंगे वेपर प्रेशर, और उसके बाद जो मास होगा सॉल्यूट का वो भी वेट किया जाएगा, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया जाएगा। सॉल्वेंट हमारा नोन है, तो सॉल्वेंट नोन है तो उसका मोलर मास भी हमको पता होना चाहिए। नोन सॉल्वेंट हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, इसका मोलर मास भी क्या होगा पता रहेगा। सॉल्वेंट का मास भी हम मेजर कर लेंगे। तो अगर ये सारी क्वांटिटी पता है तो यहाँ से हम लोग सॉल्यूट का मोलर मास डिटरमिन कर सकते हैं। बात समझ आ गया आप लोग के। तो अगर इस एक्सप्रेशन के हेल्प से हम लोग सॉल्यूट का मोलर मास डिटरमाइन कर लेते हैं, यहाँ से क्लियर हो गया कि ये जो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है वो एक तरीके की क्या है, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज है। इसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी आपके एग्जाम्स में आते रहते हैं। तो आप लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, जो नहीं आएगा उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर देंगे, मैं प्रयास करूंगा आप लोगों का हेल्प करने का। ये लेसन कंप्लीट होने के बाद मैं प्रयास करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल्स आप लोगों का सॉल्व कराया जाए, ताकि आप लोगों को किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अब हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, सेकेंड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज। सेकेंड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर पे हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। ऑस्मोटिक प्रेशर को जानने के लिए ऑस्मोसिस की फेनोमेनन पे भी हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ऑस्मोसिस की फेनोमेनन पर भी हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि ये ऑस्मोसिस की फेनोमेनन क्या होती है। ऑस्मोसिस का सेंस है जो कि आप लोग क्लास 9th में भी पढ़ते आ रहे हैं, किसी दो कंपोनेंट को एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का सेंस ये होता है, एनिमल मेम्ब्रेन हो सकता है या फिर एग वगैरह का मेम्ब्रेन हो सकता है, फ्रूट फलों के ऊपर का झिल्ली हो सकता है, पतला मेम्ब्रेन, जो कि न तो सॉल्यूट को पास होने देता है, मींस न तो सॉलिड पार्टिकल को पास होने देता है, न ही लिक्विड पार्टिकल को पास होने देता है, वेपर पार्टिकल को पास होने का परमिशन देता है। तो अगर हम प्योर सॉल्वेंट और सॉल्यूशन दोनों को सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स एसपीएम से सेपरेट करते हैं, तो इसके अंदर एक फेनोमेनन ये होती है कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का मूवमेंट सॉल्यूशन की तरफ, या अगर दोनों सॉल्यूशन है तो लोअर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन से हायर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की तरफ सॉल्वेंट पार्टिकल का मूवमेंट होता है, वो भी किसके रास्ते, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के रास्ते। इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्या, ऑस्मोसिस। जैसे ऑस्मोसिस का अगर हम एग्जांपल्स लें तो ग्रेप्स जो है, अंगूर को आप अगर पानी में रख देते हैं तो कुछ समय बाद वो आपको ताजा दिखने लगता है, ताजा दिखता है। इसका सेंस ये है कि वो जो ग्रेप्स है उसके अंदर जो सोल्यूशन है वो सोल्यूशन कंसंट्रेटेड है, और बाहर जो आपने वाटर में रखा हुआ है, वाटर पूरी तरीके से क्या है, सॉल्वेंट है। बात समझ में आ गई। तो वह ग्रेप्स क्या करता है, उस वाटर को एब्जॉर्ब करता है, और एब्जॉर्ब करने की वजह से उसका जो साइज है वो बढ़ने लगता है। ये बात समझ में आ गई आप लोगों की। दूसरी बात, आप अगर उसी अंगूर को कंसंट्रेटेड सोडियम क्लोराइड यानी ब्राइन सोल्यूशन, नमक के कंसंट्रेटेड सोल्यूशन में रख दें तो आपको दिखेगा क्या कि थोड़ी देर बाद वो जो ग्रेप्स है उसका साइज छोटा हो जाता है। रीजन ये होता है कि जो आपका सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन है वह हाई कंसंट्रेटेड है, उसके कंपैरिजन में जो ग्रेप्स के अंदर का सोल्यूशन है वो लो कंसंट्रेशन का हो जाता है, जिसके वजह से अंदर से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल बाहर की तरफ आने लगते हैं। इसके
सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के मूवमेंट करने का जो प्रोसेस होता है वो ये होता है कि जिसका वेपर प्रेशर हाई होता है उधर से लोअर वेपर प्रेशर वाले कंपोनेंट में सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का मूवमेंट होता है, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स ज्यादा इवापोरेट होते हैं और इसके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो कम इवापोरेट होते हैं। हालांकि मूवमेंट तो दोनों तरफ से होता है, लेकिन जहां पे वेपर प्रेशर ज्यादा होता है उधर से अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट ज्यादा होता है और अपोजिट से उधर की तरफ मूवमेंट जो होता है वो कम होता है। बात समझ में आ गई आप लोग की? ऑस्मोसिस, तो ये रहा आपका ऑस्मोसिस। अब हम बात करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोसिस का डेफिनेशन आप लोग लिख लेंगे, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन टू हायर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन वाया सेमी परमिएबल मूवमेंट। ऑस्मोसिस का डेफिनेशन अगर लिखना चाहें तो लिख लेंगे, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट molecule from lower concentrated solution to higher concentration solution वाया SPM। इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते क्या है? ऑस्मोसिस बोलते हैं। इसको आप लोग नोट कर लेंगे। बात समझ में आ गया? अब हम डिस्कस करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर का। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? जैसे मान लीजिए यही सेम दो चेंबर बनाए हुए हैं और उसको हम लोगों ने SPM से सेपरेट किया हुआ है। यहाँ पे हम लोगों ने दोनों को SPM से सेपरेट किया हुआ है, SPM, और ये आपका सॉल्वेंट है और ये आपका सॉल्यूशन है। अब सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का मूवमेंट हो रहा है। मूवमेंट होने की वजह से सॉल्यूशन का कंपोनेंट जो होगा उसका अमाउंट इंक्रीज करेगा और सॉल्यूशन का जब अमाउंट इंक्रीज करेगा तो अगर हम यहाँ पे एक प्रेशर मीटर लगा दें तो हम पाएंगे क्या? सॉल्यूशन का प्रेशर कंटिन्यू इंक्रीज होता जाएगा। बात समझ में आ रहा है आप लोगों के? सॉल्यूशन का प्रेशर क्या होता जाएगा? कंटिन्यू इंक्रीज होता जाएगा। क्लियर? अब क्या होगा कि अगर आप प्रेशर को मेजर करते रहे, वॉल्यूम इंक्रीज न होने दें, तो जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज होगा यह ऑस्मोसिस की फेनोमेनन जो है वो धीरे धीरे स्लो होती जाएगी। प्रेशर यहाँ बढ़ने की वजह से ऑस्मोसिस की फेनोमेनन सॉल्वेंट का मूवमेंट जो धीरे धीरे स्लो होता जाएगा और एक ऐसा टाइम आएगा जब सॉल्वेंट का मूवमेंट जो है बिल्कुल इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, यानी सॉल्यूशन से सॉल्वेंट में जितना सॉल्वेंट का मूवमेंट होगा उतना ही सॉल्वेंट से सॉल्यूशन में होने लगेगा, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। उस टाइम पे यहाँ पे जो प्रेशर मेजर किया जाएगा उस प्रेशर को हम बोलेंगे क्या? ऑस्मोटिक प्रेशर। बात समझ आ गई आप लोग की? या दूसरे में आप समझा सकते हैं कि ऑस्मोसिस की फेनोमेनन चल रही है और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के ऊपर हम एक्सटर्नल प्रेशर, हाइड्रोलिक एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करें और हाइड्रोलिक एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करने की वजह से ऑस्मोसिस की फेनोमेनन स्लो होती जाएगी जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाते जाएंगे। एक प्रेशर का वो वैल्यू आएगा जिस प्रेशर पे आपको ऑस्मोसिस की फेनोमेनन लगभग रुकी हुई नजर आएगी, मींस उस समय ऑस्मोसिस इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। तो जिस प्रेशर पे ऑस्मोसिस की फेनोमेनन इक्विलिब्रियम में हो जाती है उसी प्रेशर को हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर बोल सकते हैं। दो तरीके से इसको हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक्सटर्नल हाइड्रोलिक प्रेशर विच प्रिवेंट द फेनोमेनन ऑफ ऑस्मोसिस इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। बात समझ में आ गया आप लोगों के ना? इस तरीके से हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर को डिफाइन करेंगे। एक बात और बता दें, जैसे मान लीजिए आपने प्रेशर इंक्रीज किया और प्रेशर इंक्रीज करने की वजह से ऑस्मोसिस की फेनोमेनन इक्विलिब्रियम में आ गई, उसके बाद भी अगर आप प्रेशर इंक्रीज करते जाएंगे तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा कि अब जो ऑस्मोसिस सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ हो रहा था वो अब प्रोसेस उल्टा हो जाएगा और सॉल्यूशन से सॉल्वेंट की तरफ ऑस्मोसिस होना शुरू हो जाएगा। उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्या? रिवर्स ऑस्मोसिस। क्या बोलते हैं? यही कि एक टॉपिक भी बता देते हैं, आरओ।
जो घर पे आप लोग वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए यूज करते हैं। अब उस आरओ में होता क्या है, थोड़ा सा इसको भी डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। आरओ में क्या होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस में ये जो चैम्बर्स दो बने हुए हैं, दो चैम्बर्स जो एसपीएम से सेपरेट किए गए हैं, दो चैम्बर जो सेपरेट किए गए हैं, तो होता क्या है आपका, ये आपका सोल्यूशन है। सोल्यूशन का मतलब ये होता है कि जो आपका वाटर होता है, इम्प्योर वाटर वो होता है इसमें, और दूसरे में क्या होता है, प्योर वाटर होता है, प्योर वाटर होता है। बात समझ में आएगा आप लोगों के। अब यहाँ पे हम करते क्या है, यहाँ पे हम इम्प्योर वाटर में ही प्रेशर अप्लाई करते हैं। जनरली तो ऑस्मोसिस होता तो प्योर से इम्प्योर में आता वाटर मॉलिक्यूल का मूवमेंट, लेकिन हम यहाँ पे क्या करते हैं, प्रेशर अप्लाई करते हैं। और ऑस्मोटिक प्रेशर से हाई प्रेशर जब अप्लाई करेंगे, इस सोल्यूशन यानी इम्प्योर वाटर के अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स होगा वो प्योर मॉलिक्यूल की तरफ मूव करने लगेगा, और इस तरीके से इसमें का इम्प्योर वाटर भी प्योर वाटर के कंपोनेंट में चला जाएगा। मींस इम्प्योर कंपोनेंट से जो वाटर जाएगा वो प्योर ही जाएगा, ऐसा नहीं कि इम्प्योर उसमें चला जाएगा, नहीं, इसमें से जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो उधर चले जाएंगे, और जिस वजह से हम लोगों को प्योर वाटर ड्रिंकिंग के लिए अवेलेबल हो जाएगा। बात समझ में आ गया आप लोग के। तो अब आइए इस पर हम डिस्कस कर लेते हैं, क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर एज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऑस्मोटिक प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कैसे है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए हम लोग फार्मूला लिखते हैं, पाई इक्वल टू एनआरटी। जैसे हम लोग वहां पे पीवी इक्वल टू एनआरटी आइडियल गैस के केस में पढ़ते थे, ये पाई जो होगा इसको हम बोलेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर, और वी जो होता है वो क्या होता है, वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। एन क्या है, एन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा। आर क्या होगा, आर बता दीजिए, आर जो है सॉल्यूशन कांस्टेंट, सॉल्यूशन कांस्टेंट हो जाएगा, और टी जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे ऑस्मोसिस की फेनोमेनन हो रही है। बात समझ में आ गया आप लोगों के। तो ये सारे टर्म्स हैं इसके। अब यहाँ पे n की जगह पे आपको पता है क्या होता है, n बाई वी, यानी यहाँ पे आप लिख सकते हैं पाई इक्वल टू n बाई वी आर टी। अभी आपका नंबर ऑफ मोल्स है और ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो इसको आप जनरली यूज कर सकते हैं क्या, मोलरिटी, यानी पाई इक्वल टू सी आर टी आप लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, पाई इक्वल टू सी आर टी। ये जो आपका सी है वो क्या है, कंसंट्रेशन टर्म्स है। बात समझ में आ गया आप लोग के। या आप पाई इक्वल टू सॉरी ये यहीं से दूसरा टर्म आप लिख सकते हैं, पाई वी इक्वल टू एन के जगह पे डब्ल्यू बाई एम आर टी। तो आप अगर कोई सोल्यूशन यूज कर रहे हैं तो उसका वॉल्यूम आप मेजर कर लेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर को भी आप एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन कर लेंगे। आर की वैल्यू आपको पता ही होता है अलग अलग यूनिट्स में, टी की वैल्यू आप मेजर कर लेंगे, डब्ल्यू मास ऑफ सॉल्यूट आप एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन कर लेंगे, यहां से आप फाइंड क्या कर लेंगे, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। बात समझ आ गया आप लोग के। इस तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो है इसके यूज से भी हम सॉल्यूशन में प्रेजेंट सॉल्यूट पार्टिकल के मोलर मास का डिटरमिनेशन कर सकते हैं। ये बात क्लियर हो गई। अब हम एक इसमें लास्ट पॉइंट इससे रिलेटेड एक छोटा सा टर्म बताते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो है अदर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के कंपैरिजन में सुपीरियर कैसे होता है किसी सॉल्यूट का मोलर मास डिटरमाइन करने के लिए। तो हम आपको बता दें, जैसे मान लीजिए बायोलॉजिकल बायोमोलिक्यूल्स, प्रोटीन या जिलेटिन, इस तरीके के जो टर्म्स होते हैं उनको हीट करने के बाद उसका नेचर चेंज होने लगता है। तो जब नेचर चेंज होने लगेगा तो फिर हम उसका मोलर मास डिटरमाइन करके क्या करेंगे। दूसरी बात क्या होती है, ये जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ऑस्मोटिक प्रेशर, यहाँ पे मोलरिटी यूज किया गया है। कंसंट्रेशन टर्म में क्या यूज किया गया है, मोलरिटी, जो कि आसान टर्म होता है। यहाँ पे कंपोनेंट्स को हीट नहीं करना होता है, और हीट न करने की वजह से आसानी से आप मोलर मास का डिटरमिनेशन हो जाता है, उसके नेचर में कोई चेंजिंग नहीं मिलती है।
ये दो बातें समझ में आ गई आप लोग के। तीसरी बात बताएं आपको, अगर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें तो जो आपके बायोमॉलिक्यूल्स वगैरह है उनके वजह से जो बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन या फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन होता है वो इतना कम होता है जिसका एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन करना बहुत मुश्किल हो जाता है, जिसके वजह से यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर के हेल्प से हम लोग आसानी से उसका मोलर मास डिटरमाइन कर लेंगे और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की हेल्प से आसानी से नहीं कर पाएंगे। बातें समझ में आ गई आप लोगों की? तो चलिए इसके आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। धन्यवाद।